हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन किया। अब हम उसी चैप्टर में दूसरी अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कि अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसा कि हमने पहले ही अध्ययन किया था कि किसी भी अणु या यौगिक की ऊर्जा स्तर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: कंपन इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर, कंपन ऊर्जा स्तर एवं घूर्णन ऊर्जा स्तर। वहाँ पर अपने अध्ययन ये भी किया था कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर है वह कंपन ऊर्जा स्तर में विभक्त होता है और प्रत्येक कंपन ऊर्जा स्तर घूर्णन ऊर्जा स्तर में विभक्त होता है। उसके बाद उन्होंने संक्रमण के बारे में अध्ययन किया था कि कौन कौन से संक्रमण किसी भी अणु या यौगिक में हो सकते हैं। जैसा कि अपने पढ़ा कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, क्योंकि अणु या यौगिक जब यूवी विजिबल लाइट को अवशोषित करता है तो उनमें जो संक्रमण होता है वो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में होता है। अब ये बात करें अपन अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में कंपन ऊर्जा स्तर में संक्रमण होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यहाँ पे कंपन ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है। तो इस संक्रमण के लिए जो आवश्यक जो एनर्जी है वह आवश्यक एनर्जी अपने को विद्युत चुंबकीय तरंगों के अवरक्त क्षेत्र में इंफ्रारेड रीजन में अपने को मिलती है। इस वजह से इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। साथ ही इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, क्योंकि जब कोई अणु या यौगिक अवरक्त क्षेत्र इंफ्रारेड रीजन की विद्युत चुंबकीय विकिरण का अवशोषण करता है तो यहाँ पे जो संक्रमण होता है वह कंपन ऊर्जा स्तर में होता है, जिसकी वजह से इसे हम कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ठीक है, और इस अवरक्त स्पेक्ट्रम के द्वारा हमें किसी भी अणु या यौगिक में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें यह जानकारी मिलती है कि किसी भी यौगिक या अणु में असंतृप्तता यानी कि द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित है या नहीं है वो जानकारी मिलती है। तो अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से हमें किसी भी यौगिक या अणु में फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह कौन सा उपस्थित है इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें इस अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से मिलती है। दूसरी चीज़, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है वो जो स्पेक्ट्रम खींचा जाता है, जो आलेख खींचा जाता है वो आपका खींचा जाता है एब्जॉर्बेंस ए और लैम्ब्डा के मध्य खींचा जाता है। तरंग दैर्ध्य और ए के मध्य खींचा जाता है, जिसमें अपन ए को अवशोषणांक कहते हैं। ठीक है, ठीक उसके विपरीत यहाँ पे जो आपका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ग्राफ खींचा जाता है, जो आलेख खींचा जाता है, वो हमें प्राप्त होता है ट्रांसमिटेंस पारगम्यता और तरंग संख्या के मध्य में ग्राफ खींचा जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रांसमिटेंस और ए एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है T बराबर 1/a, मतलब ए का व्युत्क्रम होता है आपका T पारगम्यता। तो यहाँ पे जो अपने को स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होगा वो जस्ट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसकी विपरीत दिशा में, उसकी उल्टी दिशा में हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम खींचा जाता है वो T पारगम्यता व वेव नंबर तरंग संख्या के मध्य में खींचा जाता है। हम जानते हैं कि तरंग संख्या जो है वो तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बराबर अपन जानते हैं, ए बराबर क्या होता है एप्सिलॉन CL, और T जो है वो ए का अपोजिट होता है। तो T का फॉर्मूला क्या होता है माइनस एप्सिलॉन CL, और तरंग संख्या जानते ही तरंग दैर्ध्य का उल्टा व्युत्क्रम होता है। अब अपन बात कर रहे हैं जैसा कि
यूवी विजिबल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी उसका जो रेंज था वो था आपका 200 से 800 नैनोमीटर के मध्य, और यहाँ पे जो उसकी रेंज है अवरक्त क्षेत्र की जो रेंज है वो आपकी रेंज है 0.8 माइक्रोन से 200 माइक्रोन। 0.8 माइक्रोन से 200 माइक्रोन इसकी तरंग दैर्ध्य की रेंज होती है, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है वह है आपका 2.5 माइक्रोन से 15 माइक्रोन के मध्य का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को अपन इम्पोर्टेंट क्षेत्र माना जाता है। जैसा कि ये वाला जो क्षेत्र है वो आपका इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, जो कि कितना है 2.5 माइक्रोन से 15 माइक्रोन के बीच का जो क्षेत्र है वो आपका क्या है इम्पोर्टेंट में आता है। उसमें ही अधिकतर यौगिक इसी 2.5 से 15 माइक्रोन के बीच अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रदर्शित करते हैं। अगर इसी को अपन तरंग संख्या के नज़रिए से देखें तो तरंग संख्या में ये है आपका 667 नैनोमीटर से 667 सेंटीमीटर इनवर्स से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच का जो रेंज है वह आपका अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी का इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अधिकतर यौगिकों के जो क्रियात्मक समूह के जो अपने को दिखाई देंगे वह अपने को इस रेंज में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो तरंग दैर्ध्य है वह है आपका 0.8 माइक्रोन से 200 माइक्रोन के बीच में, और तरंग दैर्ध्य का जो रेंज है वो 12500 से तरंग संख्या का जो रेंज है वो है 12500 से 50 सेंटीमीटर इनवर्स, जिसमें जो मुख्य पार्ट है वो है आपका 667 सेंटीमीटर इनवर्स से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो पार्ट है वह आपका अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी का मुख्य भाग है, जहाँ पे अधिकतम यौगिक इसी रेंज में आपको अवरक्त स्पेक्ट्रम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है। अब इसका सैद्धांतिक आधार थ्योरेटिकल एक्सेप्ट क्या है, तो जैसा कि अपन जानते हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो संक्रमण होते थे वह इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में होते थे, तो यहाँ पे जो संक्रमण होंगे वो आपके किस में होते हैं कंपन ऊर्जा स्तर में संक्रमण होते हैं। और यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम जो अपने को मिलता है वो 2 कंपन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण की वजह से हमें अवरक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और कंपन ऊर्जा का ज्ञात करने का फॉर्मूला है ई वाइब्रेशनल बराबर म्यू प्लस 1/2 एच म्यू 0, जहाँ पर ई वाइब्रेशन जो लिखा हुआ है कंपन ऊर्जा स्तर है, ठीक है, एच आपका प्लांक स्थिरांक है, म्यू 0 जो लिखा हुआ है वह कंपन की मूल आवृत्ति है। कंपन के जो ऊर्जा स्तर होते हैं उनकी मूल आवृत्ति है, और म्यू बराबर क्या होता है कंपन क्वांटम संख्या है जो आपकी शुरू होती है 0 से, 0 1 2 3 4, ठीक है, ये आपका कंपन क्वांटम संख्या है। ठीक है, तो अवरक्त स्पेक्ट्रम हमें विभिन्न कंपन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण की वजह से प्राप्त होता है। आगे नेक्स्ट एक परिभाषा आ रही है 0 पॉइंट एनर्जी, शून्य ऊर्जा। तो जब कंपन ऊर्जा स्तर, जब कंपन करने वाला जो अणु है वह न्यूनतम ऊर्जा स्तर का मतलब क्या हो गया म्यू बराबर 0 पर उपस्थित हो, उस समय अगर अपन उस अणु की कंपन ऊर्जा स्तर निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आती है, आप म्यू बराबर 0 रखेंगे तो ई वाइब्रेशनल जो आपकी एनर्जी आएगी वो आएगी आपकी 1/2 एच म्यू 0। म्यू यहाँ पे क्वांटम संख्या का मान है, मूल ऊर्जा स्तर में मतलब म्यू बराबर 0 रखा तो आपका ई वाइब्रेशनल कंपन ऊर्जा स्तर का कंपन ऊर्जा का मान कितना आएगा 1/2 एच म्यू 0 आपका प्राप्त होता है। और यह जो ऊर्जा है इसी ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं शून्य ऊर्जा। तो आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 0 पॉइंट एनर्जी। तो 0 पॉइंट एनर्जी का मतलब क्या है, जब कोई अणु मूल ऊर्जा स्तर में मतलब म्यू बराबर 0 में उपस्थित होता है तो उसकी कंपन ऊर्जा होती है वो 1/2 एच म्यू 0, मतलब म्यू बराबर 0 पर कंपन ऊर्जा जो है वही उसकी क्या कहलाती है शून्य ऊर्जा कहलाई जाती है। दूसरी चीज़ कि परम शून्य ताप पर मतलब 0 केल्विन ताप पर कोई भी अणु है उसकी स्थानांतरण गति और गुणन गति नहीं हो पाती, लेकिन उसकी कंपन गति होती है। यह इस पॉइंट से अपना निर्धारित कर सकते हैं। परम शून्य ताप पर कोई भी अणु या यौगिक है उसकी स्थानांतरित गति और घूर्णन गति 0 होती है, जबकि कंपन गति उसकी बनी रहती है। तो ये हुआ इसका सैद्धांतिक आधार एंड 0 पॉइंट एनर्जी। आगे अपन बात करते हैं
मौलिक कंपन बैंड, फंडामेंटल वाइब्रेशनल बैंड, और अपन दूसरी बात करते हैं ओवरटोन के बारे में। ठीक है, तो पहला है आपका मौलिक कंपन बैंड मतलब फंडामेंटल वाइब्रेशनल बैंड। तो इसकी परिभाषा क्या है कि जब कोई संक्रमण, जो कंपन ऊर्जा स्तर में जो संक्रमण हो रहा है वह मूल ऊर्जा स्तर म्यू बराबर 0 से प्रथम ऊर्जा स्तर, प्रथम कंपन ऊर्जा स्तर मतलब म्यू बराबर 1 में होता हो, उस समय जो अवशोषण होता है वो प्रबल होता है, साथ ही जो बैंड प्राप्त होता है वो तीव्र बैंड प्राप्त होता है। और इसी बैंड को अपन क्या कहते हैं, मौलिक बैंड या फंडामेंटल वाइब्रेशनल बैंड। मतलब म्यू बराबर 0 से म्यू बराबर 1 में जब कंपन ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है तो यह बैंड आपका कहलाता है मौलिक बैंड या फंडामेंटल वाइब्रेशनल बैंड। ठीक है, तो इसको अपन फॉर्मूले के माध्यम से अपन अगर निकालते हैं, और ये जो होने वाला कंपन उसको अपन कहते हैं मौलिक कंपन। डेल्टा ई वाइब्रेशनल बराबर हो जाएगा ई म्यू 1 माइनस ई म्यू 0। दोनों कंपन ऊर्जा स्तरों में जो डिफरेंस है वह उतनी ऊर्जा अगर उसको मिलेगी तो मौलिक कंपन आपका होता है। और मौलिक कंपन की जो वैल्यू आपकी आती है वो आपकी कितनी आती है, एच म्यू 0। ठीक है, तो मौलिक कंपन बैंड क्या हो गया, म्यू बराबर 0 से म्यू बराबर 1 में कोई संक्रमण होता है तो प्राप्त जो बैंड होगा उसे हम मौलिक बैंड कहेंगे। नेक्स्ट परिभाषा है आपकी ओवरटोन। तो ओवरटोन क्या होता है, जब म्यू बराबर 0 से दूसरे ऊर्जा स्तर में, द्वितीय ऊर्जा स्तर में अर्थात म्यू बराबर 2 में संक्रमण होता है, तो यह जो संक्रमण है इसमें जो अवशोषण जो होता है वह कमज़ोर प्रकृति का होता है। मतलब यहाँ जो दुर्बल क्षेत्र प्राप्त होता है और इसका जो तीव्रता जो होती है स्पेक्ट्रम की वह भी क्या होती है, मौलिक बैंड की तुलना में कम होती है। तो ओवरटोन कब प्राप्त होगा, जब म्यू बराबर 0 से म्यू बराबर 2 में संक्रमण होगा तो प्राप्त बैंड को हम ओवरटोन कहते हैं। ठीक है, तो यह इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स था यूवी विजिबल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का। आगे अपन पढ़ते हैं मोड ऑफ वाइब्रेशन, कंपन की विधाएं। ठीक है, तो कंपन की विधाएं हैं तो पहले एक शब्द आता है स्वतंत्रता की कोटि। और स्वतंत्रता की कोटि का सीधा सा तात्पर्य यह होता है कि किसी भी अणु या यौगिक को 3D में उसका विन्यास, आकाश में उसका विन्यास प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक निर्देशांकों की संख्या कितनी होती है, वही उसकी कहलाती है स्वतंत्रता की कोटि। ठीक है, तो किसी भी नाभिक की या किसी भी परमाणु की, किसी एक परमाणु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए हमें 3 निर्देशांक की आवश्यकता होती है, एक्स वाई जेड, है ना। तो एक्स वाई जेड पे के माध्यम से अपन किसी भी परमाणु की, किसी भी नाभिक की या किसी भी वस्तु की अपन स्थिति का पता लगा सकते हैं। इसके लिए 3 निर्देशांक की आवश्यकता होती है, एक्स एक्सिस, वाई एंड जेड। तो 3 निर्देशांक की आवश्यकता होती है एक परमाणु के लिए। अगर किसी अणु या यौगिक में n परमाणु उपस्थित है तो उसके लिए आवश्यक निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 3n। एक के लिए n, तो एक के लिए 3 निर्देशांक की आवश्यकता है, तो n परमाणु के लिए कितनी आवश्यकता होगी, 3 इंटू n, तो 3n निर्देशांक की आवश्यकता होती है। और यही जो 3n है या 3n है वह क्या होगी, किसी भी अणु या यौगिक के लिए स्वतंत्रता की कोटि। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो गई, 3। और कोई भी स्वतंत्रता की जो कोटि होती है उसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोटियाँ आपकी होती है। स्वतंत्रता की कोटि क्या हो गई, किसी भी अणु या यौगिक को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक निर्देशांकों की संख्या को अपन क्या कहते हैं, स्वतंत्रता की कोटि। स्वतंत्रता की कोटि में 3 कोटियाँ मुख्य रूप से होती है, एक स्थानांतरण की कोटि, कंपन कोटि एंड घूर्णन की कोटि। 3 कोटियाँ मिला के क्या बनती है, स्वतंत्रता की कोटि। और स्वतंत्रता की जो कोटि होती है वही क्या बताती है आपको, आवश्यक निर्देशांकों की संख्या। ठीक है, तो 3n बराबर क्या हो गया, स्वतंत्रता की कोटि। ठीक है, 3n बराबर हो गया स्वतंत्रता की कोटि, जिसमें आपकी 3 कोटियाँ और होती हैं, कंपन, घूर्णन एवं स्थानांतरण की कोटि। स्थानांतरण की कोटि जो होती है उसका मान हमेशा फिक्स रहता है, निश्चित रहता है, वो होती है आपकी 3। घूर्णन की कोटि जो होती है वह रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको अपन कहते हैं, वह रेखीय अणु के लिए होती है 2 और
अरेखीय अणु के लिए होती है 3। क्लियर? ठीक है, तो रेखीय अणु के लिए गुणन की कोटि का मान होता है 2 और अरेखीय के लिए होता है 3। ठीक है, अब कंपन की कोटि अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो स्वतंत्रता की कोटि बराबर हो गया 3n। मतलब स्वतंत्रता की कोटि का मतलब क्या होता है? किसी भी अणु या यौगिक के लिए आवश्यक निर्देशांकों की संख्या। ठीक है, तो अपन जानते हैं एक परमाणु के लिए आवश्यक निर्देशांकों की संख्या 3, तो n परमाणु के लिए कितनी हो जाएगी? 3n। तो टोटल स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी? 3 इंटू n, 3n। और स्वतंत्रता की कोटि अपन जानते हैं बराबर क्या होता है? स्थानांतरण की कोटि कंपन की कोटि प्लस गुणन की कोटि। ठीक है, तो कंपन की कोटि बराबर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता की कोटि माइनस स्थानांतरण की कोटि प्लस गुणन की कोटि। ठीक है, कुछ नहीं किया, प्लस माइनस किया है। कंपन की कोटि बराबर स्वतंत्र, ये दोनों वैल्यू इधर आ जाएंगी। स्वतंत्रता की कोटि ये कंपन की कोटि या मूल कंपनों की संख्या बराबर क्या हो गया? कुल स्वतंत्रता की कोटि माइनस स्थानांतरण की कोटि प्लस गुणन की कोटि। जैसा कि हम जानते हैं स्थानांतरण की कोटि कितनी होती है? 3। रेखीय अणु के लिए कितनी होती है गुणन की कोटि? 2। और रेखीय के लिए कितनी होती है? 3। तो अपने पास 2 फॉर्मूले आएंगे, तो हम किसी भी अणु या यौगिक के लिए कंपन की संख्या अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कंपन की संख्या अपन ज्ञात कर सकते हैं। रेखीय अणु के लिए मूल कंपनों की संख्या कितनी होती है? तो 3n। कुल स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी? 3n माइनस स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो गई? 3 ही होती है। गुणन की कोटि रेखीय अणु के लिए कितनी है? 2। तो फॉर्मूला आपका बन गया 3n माइनस 5। क्या बन गया फॉर्मूला? 3n माइनस 5 रेखीय अणु के लिए मूल कंपनों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला, जिसमें n आपका क्या है? परमाणु की संख्या है। ठीक है, अरेखीय अणु के लिए कितना मूल कंपनों की संख्या कितनी होगी? 3n माइनस 6। 3n माइनस 3 तो होगी आपकी स्वतंत्रता की कोटि, और गुणन की कोटि कितनी होती है अरेखीय अणु के लिए? 3 होती है। तो 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6। तो 3n माइनस 6। अरेखीय अणु के लिए कंपनों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला आपके सामने है 3n माइनस 6। रेखीय अणु के लिए आपका हो गया 3n माइनस 5। अब यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उन 2 एग्जाम्पल के माध्यम से अपन इसको समझते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल अपन ने लिया हुआ है CO2। कौन सा लिया है? CO2 लिया हुआ है। तो CO2 आपका रेखीय अणु है। ठीक है, तो उसके लिए अपन फॉर्मूला कौन सा लेंगे? 3n माइनस 5। यहाँ पे परमाणु की संख्या कितनी है? 1 कार्बन का, 2 ऑक्सीजन के, टोटल परमाणु कितने होंगे? 3। तो n बराबर रखेंगे अपन 3। तो 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 5 तो कितना आ गया? 4। तो CO2 अणु में कंपनों की संख्या, मूल कंपनों की संख्या कितनी आएगी आपकी? 4। अब बात करते हैं अपन दूसरा अणु मैंने लिया हुआ है H2O। और H2O जो अणु है वो आपका कोणीय आकृति का है, मतलब ये रेखीय आकृति इसकी नहीं होती है। और अपन जानते हैं अरेखीय अणु के लिए कंपनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 3n माइनस 6। और यहाँ पे n बराबर परमाणु की संख्या कितनी है? 2 हाइड्रोजन की और 1 ऑक्सीजन का, टोटल कितना हो गए? 3। तो 3 इंटू 3 हो गए 9, 9 माइनस हुआ 6। तो यहाँ पे कंपनों की संख्या कितनी आ रही है आपकी? 3 आ रही है। तो CO2 अणु रेखीय अणु है, तो उसमें कंपनों की संख्या आपकी आ रही है 4। और H2 अणु में कंपनों की संख्या कितनी आ रही है आपकी? 3। तो इस प्रकार से अपन ये बात करते हैं। तो यहाँ पे अपनों ने स्टडी करी कि अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। इसका सैद्धांतिक आधार पड़ा, शून्य ऊर्जा क्या होता है, फंडामेंटल वाइब्रेशनल बैंड क्या होते हैं, ओवरटोन क्या होता है। इसके बाद अपन ने पढ़ा स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है, और रेखीय व अरेखीय अणु के लिए कंपनों की संख्या का मान कितना होता है। रेखीय अणु के लिए सूत्र होता है 3n माइनस 5, और अरेखीय अणु के लिए जैसे कि H2O मॉलिक्यूल के लिए है आपका 3n माइनस 6। थैंक्स।